नमस्कार दोस्तों, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। इस वीडियो में मैं आपको आने वाले यूपीएससी 2022 के प्रीलिम्स के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स, स्पेशली जो साइंस से जुड़े हुए हैं, इस वीडियो में जिक्र होगा। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ये करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर जो सवाल पूछा जाता है उस पर जिक्र होगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डीलिंग एनीथिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस टॉपिक्स। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, 1 मिनट, इसको मैं और बड़ा कर दूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन या पहला टॉपिक जो है वो है GSLV। जी हाँ, दिस इज़ GSLV, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसको हम लोग तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान, यस। GSLV वास्तव में एक शक्तिशाली रॉकेट है जो भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में अधिक ऊंचाई पर, ध्यान रहे GSLV का काम जो है वो अधिक ऊंचाई तक ले जाना है, क्योंकि जो छोटे छोटे जो SSLV होते हैं या PSLV होते हैं वो थोड़ा सा, पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ बात कर रहा हूँ जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल की। इसने अब तक 18 से अधिक मिशन को अंजाम दिया है, इसलिए तो उसको भारत का घोड़ा भी कहते हैं। आई मीन अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का घोड़ा। हालांकि इसमें कुछ विफल भी रहे हैं, बट सफलता असफलता साइंस का हिस्सा होता है। लगभग याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है इसमें कि यह लगभग 10,000 kg का उपग्रह पृथ्वी की निचली कक्षा तक ले जा सकता है। ध्यान रहे, लियो अर्थ ऑर्बिट, जो लियो अर्थ ऑर्बिट होता है, जो सबसे नीचे होता है, उसका मियो होता है, उसका अपर वाला होता है। तो लियो की ऊंचाई जो होती है वो 200 से 2, मतलब 1000 कहें, 500 कहें किलोमीटर की ऊंचाई है, उसमें 10,000 kg तक का वजन वाला उपग्रह आराम से GSLV की मदद से स्थापित किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है, भारत के लिए सबसे गौरवान्वित करने वाली बात कि ये स्वदेशी विकसित क्रायोजेनिक अपर स्टेज GSLV मार्क 2 के तीसरे चरण का भारत अभी निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो मार्क GSLV 2 जो है वो बन चुका है, पूरी तरह से स्वदेश निर्मित है, और अभी हम लोग मार्क 3 के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं मार्क 3 में आखिर क्या क्या विशेषता है। देखिए, GSLV मार्क 3 जो कि चौथी पीढ़ी और 3 चरण का, यही सब ध्यान देना होता है। किस पीढ़ी का है तो 4th जनरेशन एंड 3 स्टेप। इसमें 4 तरल स्ट्रैप ऑन है, 4 तरल, ठीक है, लिक्विड 4 तरल स्टेप ऑन है। इसमें सबसे पहले स्वदेशी रूप से विकसित CUS जो उड़ने में सक्षम भी है, GSLV मार्क 3 के तीसरे चरण का निर्माण करता है। रॉकेट में 2 ठोस मोटर और एक तरल प्रनोदक और एक क्रायोजेनिक चरण। तो कितना चरण हो गया देख लीजिए, 2 ठोस मोटर, एक तरल प्रनोदक और तीसरा है क्रायोजेनिक चरण। मतलब सबसे जो लोएस्ट टेम्परेचर पे काम करने वाला जो स्टेप होता है, दैट इज क्रायोजेनिक स्टेज। ओके, दिस इज सफिशिएंट अबाउट GSLV। सिंपली समझ लीजिए, GSLV स्वदेशी निर्मित, मार्क 3 पर भी काम हो रहा है, मार्क 2 ऑलरेडी बन चुका है। भारत के लिए बहुत, मतलब एक तरह से गौरवान्वित वाली बात है। और ये जो भारी भरकम बड़े बड़े जो विशाल उपग्रह होते हैं, जिनको अगर लियो ऑर्बिट में अगर स्थापित करना है तो GSLV की मदद ली जा सकती है। और ये 4th जनरेशन का है, 3 स्टेज पर काम करता है। ओके, दैट्स इम्पोर्टेंट एंड दैट्स सफिशिएंट। अगला है, एक टॉपिक है ORN,
ORN वास्तव में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये मोबाइल नेटवर्क आर्किटेक्चर में एक निरंतर बदलाव है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि ये कौन सा वर्ज़न है। इसी प्रकार से ORN जो है ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक निरंतर बदलता हुआ मोबाइल नेटवर्क का आर्किटेक्चर है, जो विभिन्न प्रकार के विक्रेताओं से उनके जो सब घटक होते हैं उनका उपयोग करके नेटवर्क बनाने की एक अनुमति देता है। ORN, ध्यान रहे यहाँ पर कुछ बातें बता रहा हूँ। ORN एकल विक्रेता स्वामित्व आर्किटेक्चर के जस्ट अपोजिट मोबाइल नेटवर्क को प्रसारित करने के लिए एक ओपन बहु विक्रेता आर्किटेक्चर प्रणाली है। तो यहाँ पूछा जा सकता है या ऑप्शन इस तरह से बनाया जा सकता है कि ORN सिंगल मालिकाना हक रखने वाला आर्किटेक्चर है। जी नहीं, ये मोबाइल नेटवर्क को प्रसारित करने के लिए खुला बहु विक्रेता आर्किटेक्चर प्रणाली है, खुला और बहु विक्रेता आर्किटेक्चर प्रणाली है। ORN विभिन्न कंपनियों के द्वारा निर्मित जो हार्डवेयर उसको एक साथ काम करने में सक्षम बनाएगा और उसके साथ कुछ सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल करेगा। ORN की जो अवधारणा है वो जस्ट अपोजिट टू रेन, ये रेन के जैसे रेडियो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच जो प्रोटोकॉल है एवं इंटरफेस को खोल देगा पूरा। तो रेन समझ लीजिए, रेन इसको हम लोग रेडियो एक्सेस नेटवर्क कहते हैं। रेडियो एक्सेस नेटवर्क ORN जस्ट अपोजिट टू रेडियो नेटवर्क एक्सेस, क्योंकि रेन जो है एक ऐसी दूरसंचार प्रणाली का हिस्सा है जो रेडियो कनेक्शन के माध्यम से व्यक्तिगत उपकरणों, देखिए उससे पहले मैंने आपको ORN बताया तो वो व्यक्तिगत नहीं था, वो सामूहिक था, उसमें बहु विक्रेता आराम से आ सकते थे। ओके, बट ये तो है व्यक्तिगत उपकरणों के नेटवर्क को जोड़ता है, ये व्यक्तिगत उपकरणों के नेटवर्क के अन्य भागों को जोड़ता है, जबकि ORAN ये जस्ट अपोजिट है रेन के, रेडियो, ठीक है। रेन उपयोगकर्ता उपकरण जैसे मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर या किसी दूसरे से नियंत्रित मशीन और अपने कोर नेटवर्क के साथ कनेक्शन प्रदान करता है। उद्योग इसे तकनीकी मामले के रूप में अलग अलग रेन के रूप में देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है डब्लू बेसोन या बोसान, जिसको हम लोग एक बेसोन समझते हैं कभी कभी, तो डब्लू बोसान। ओके, डब्लू और बोसान ये क्या है, लेट्स सी। देखिए, डब्लू बेसान या बोसान को पहली बार 1983 में फ्रैंको शिप्स सीमा पर स्थित जो सर्न है उसमें देखा गया था। और ये जो डब्लू बोसॉन है वो जस्ट फोटोन के अपोजिट है, फोटोन के विपरीत। डब्लू बोसॉन काफ़ी बड़े पैमाने पर होते हैं जो द्रव्यमान रहित होते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डब्लू बोसॉन द्रव्यमान रहित होते हैं और सबसे बड़ी बात इनके बीच जो होता है वो जिस कमज़ोर बल के बीच ये जुड़े होते हैं वो बहुत कम होता है। तो डब्लू बोसॉन के बीच जो इंट्रैक्शन होता है, एक तो वो मासलेस होते हैं जिसके कारण इनके बीच इंट्रैक्शन जो होता है बहुत रेयरेस्ट, बहुत लेस होता है। अगर हम बात करें सर्न की, जिसको यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जो विश्व की सबसे बड़ी परमाणु और कण भौतिक प्रयोगशाला है, जिसको हम लोग कभी कभी लार्ज हेलाइड्रोन या हेड्रोन कोलाइडर के संचालक के रूप में जानते हैं, LHC जिसको कहा जाता है, लार्ज हेड्रोन कोलाइडर, इसके संचालक के रूप में सर्न ने वर्ष 2012 में एक मायावी एक्स बेसोन की खोज, मतलब ऐसे मतलब कुछ ऐसा जिसको हम गॉड पार्टिकल्स ही बोल देते हैं कभी कभी। फोटोन के विपरीत विद्युत रूप से ये जो बोसोन है वो उदासीन है, क्योंकि एक तो मासलेस है, किंतु W+ और W- दोनों पर बड़े पैमाने पर इसको चार्ज किया जा सकता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि डब्लू बोसोन जो है वो आदान प्रदान करके न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदल सकता है। और यह घटना कहाँ पर होती है, तो ये घटना सूर्य में रेडियो एक्टिव क्रिया के दौरान बीटा क्षरण के दरम्यान होता है। तो डब्लू बोसोन के बारे में जान लीजिए, डब्लू बोसोन प्रोटॉन के जस्ट अपोजिट मासलेस होते हैं, इनके बीच इंट्रैक्शन बहुत कम होता है
और ये कैसे उत्पन्न होते हैं, तो आप समझ सकते हैं जैसे सूर्य में जो रेडियो एक्टिविटी क्रिया होती है, उसके दौरान जब बीटा बीटा डीके होता है तो उस समय डब्ल्यू बोसॉन का निर्माण होता है। डब्ल्यू बोसॉन उन अंतःक्रियाओं को बहुत आसान बना देता है जो सूर्य को ज्वलनशील करने के साथ साथ ऊर्जा उत्पादन करती है। मतलब विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू बोसॉन देयर इज पॉसिबिलिटी द मास प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एंड दैट्स व्हाई सन इज ग्लोइंग और सन इज हीटिंग। ओके, सूर्य जो ऊर्जा दे रहा है, सूर्य जो ज्वलनशील बना हुआ है, इसमें डब्ल्यू बोसॉन की अंतःक्रिया बहुत उसको आसान बना देती है। अब बात करेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर, चूँकि अभी चर्चा में था प्लांट टिश्यू कल्चर, तो इसके उपयोग पूछा जा सकता है। तो देखिए जनरल सी बात है, इस तरह के ऑप्शन में आप सभी में डी में उत्तर लगाइए, सब के सब सही होते हैं। सबसे पहले टिश्यू कल्चर का सीधा मतलब होता है प्लांट के किसी हिस्से को जेनेटिकली रूप से या फिर किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से काट कर किसी दूसरे में स्थापित कर देना, दैट्स अ प्लांट टिश्यू कल्चर। ये मनुष्यों में भी होता है, लेकिन ये प्लांट की बात हो रही है, तो प्लांट में टिश्यू कल्चर के कहाँ कहाँ उपयोग होंगे, तो पौधे के श्वसन और उपापचय का अध्ययन करने में, पौधे के अंगों के कार्यों का मूल्यांकन करने में, विभिन्न पादप रोगों का अध्ययन करना, उनके उन्मूलन के लिए विधियों पर कार्य करना, मतलब उसको कैसे दूर किया जा सकता है उस पर कुछ सोचा जा सकता है। एकल कोशिका क्लोन आनुवांशिक रूपात्मक और रोग संबंधित अध्ययनों के लिए उपयोगी होते हैं। बड़े पैमाने पर आप देख रहे हैं क्लोनिंग हो रहा है, क्लोनिंग का तेजी से प्रसार हो रहा है, तो टिश्यू कल्चर का क्लोनिंग में बहुत बड़ा योगदान है। तो टिश्यू कल्चर कोशिका निलंबन से क्या होता है, दैहिक जो भ्रूण होते हैं उसको जर्म प्लाज्म बैंकों में लंबे समय तक आप इसको जमा कर सकते हैं। क्योंकि क्या हो सकता है कि पर्यावरण इतना तेज़ी से बदल रहा है, तो हो सकता है कुछ जीव हमारी धरती से कुछ पौधे हमें धरती में कभी मिले ही ना, तो उसके जर्म प्लाज्म को बैंकों में आप आराम से जमा कर सकते हैं। नई विशेषताओं के साथ भिन्न क्लोन उत्पादन की घटनाओं को सोमा क्लोनल विविधताओं के रूप में जाना जाता है आजकल। सोमा क्लोनल विविधता, अलग अलग उसमें डिफरेंट टाइप की जो क्लोनिंग उत्पादित प्रोडक्ट आज बाज़ार में आ चुके हैं। इसमें फसलों के सुधार के लिए इसको गुणसूत्रों के एक समुच्चय के साथ उसको उत्पादित किया सकता है। इसके साथ साथ जो उत्परिवर्तित कोशिकाओं के संवर्धन के लिए भी इसको चुना जा सकता है टिश्यू कल्चर। तो फसल सुधार के लिए भी इसका उपयोग किया सकता है। उत्परिवर्तित कोशिकाएं होती हैं जो बदल गई है, किसी कारण डिफॉर्म हो गई हो, डीएनए में चेंज हो गया, उसके कारण उसको फिर से मतलब आप प्राप्त कर सकते हैं। और अपरिपक्व जो भ्रूण है वो पादपों की संकर प्रजाति यानी हाइब्रिड पौधे के उत्पादन में भी मदद कर सकता है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह में भी क्योंकि इस पर एक मिशन भेजा जाने वाला है, तो उस मिशन का क्या नाम है उस पर चर्चा होगा अभी। उससे पहले शुक्र ग्रह के बारे में कुछ समझ लीजिए। वाई इट्स कोल्ड, पृथ्वी की बहन इसको क्यों कहते हैं, तो उससे पहले शुक्र ग्रह के बारे में जानिए। इसका नाम प्रेम और सुंदरता की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। सूर्य से दूरी के हिसाब से, ध्यान रहे यही बात इम्पोर्टेंट है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से ये दूसरा और द्रव्यमान और आकार में छठा बड़ा ग्रह है। मतलब पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के हिसाब में कितना नंबर पे है, ये आप जानते ही हैं कि पृथ्वी जो है वो पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, लेकिन सूर्य से ये दूरी के हिसाब में दूसरा और द्रव्यमान और आकार में ये छठा बड़ा ग्रह है। ओके, चंद्रमा के बाद अगर रात के समय आकाश में और कोई दूसरी चीज़ अगर चमकीली दिखती है तो शायद यही ग्रह है। ठीक है, और हमारे सौर मंडल के जो अन्य ग्रहों के विपरीत सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात जान लीजिए कि हमारे सौर मंडल में जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के, वो पश्चिम से पूर्व की तरफ लगा रहे हैं, जबकि शुक्र और यूरेनस अपनी धुरी में ये दक्षिणावर्त घूम रहे हैं। ठीक है, दक्षिणावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, जबकि अन्य ग्रह जो है वो क्लॉकवाइज घूम रही है। यानी जो अन्य ग्रह हैं, मतलब शुक्र और यूरेनस को छोड़कर बाकी ग्रह जो है वो पृथ्वी की चक्कर यानी सूर्य की जो चक्कर लगा रही है वो एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन पश्चिम से पूर्व की तरफ, जबकि शुक्र और यूरेनस जो है वो पूरब से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाता है। चूँकि शुक्र ग्रह का जो वातावरण है वो कार्बन डाइऑक्साइड की भरपूरता उच्च सांद्रता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सांद्रता है। इसके कारण आपको पता होगा कि बुध जो है वो सूर्य से नज़दीक होने के बावजूद भी शुक्र से कम गर्म है।
इसका कारण ये नहीं है कि वो नज़दीक है। इसका कारण शुक्र इसलिए ज़्यादा गर्म है क्योंकि इसका वातावरण पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है और इसका एल्बिडो प्रभाव होता है, वो आप समझ लीजिए। तो ग्रीन हाउस प्रभाव बहुत भयंकर पैदा करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक बड़ा ग्रीन हाउस गैस है और इस ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के कारण सूर्य से दूर होने के बावजूद भी, दूसरे नंबर पर होने के बावजूद भी, शुक्र जो है वो अधिक चमकीला, अधिक गर्म। शुक्र ग्रह पर जो दिन होता है, वो दिन की जो अवधि होती है वो पृथ्वी की 1 वर्ष के से भी ज़्यादा था। मतलब पृथ्वी का एक दिन शुक्र ग्रह का 1 वर्ष से भी ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि सूर्य की परिक्रमा पूरी करने की तुलना में शुक्र जो है अपनी धुरी पर घूमने बहुत अधिक समय लगता है। शुक्र को सूर्य की धुरी पर घूर्णन करने में जितना समय लगता है उससे ज़्यादा इसको अपने ही धुरी घूमने में समय लग जाता है। इस मतलब इसका घूर्णन जो है बहुत बहुत स्लो है। मतलब आप समझ लीजिए कि 243 पृथ्वी दिन में एक घूर्णन के साथ सौरमंडल में किसी भी ग्रह का सबसे लंबा घूर्णन है इसका। पूरे सौरमंडल में जो सबसे ज़्यादा समय लगता है अगर घूर्णन में, तो वो है शुक्र का। सूर्य की एक कक्षा को पूरा करने में इसको 224 दिन का समय लगता है लगभग, जबकि एक घूर्णन में इसको 243 दिन का वक्त लग जाता है। जबकि आपको पता होगा पृथ्वी अपने घूर्णन करने में कितना समय लेती है, आप मुझे बताइए। शुक्र को उसके द्रव्यमान, उसके आकार, उसके डेंसिटी यानी घनत्व और सौरमंडल में उसके समान सापेक्ष स्थानों में समानता के कारण पृथ्वी की जुड़वा वाहन कहा जाता है। मतलब इसका आकार, इसका द्रव्यमान, इसका डेंसिटी और उसके मतलब सौरमंडल के जो रिलेटिव पोजीशन है उसमें बहुत समानता है, इसलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा वाहन कहा दिया गया है। शुक्र से ज़्यादा कोई भी ग्रह पृथ्वी के करीब नहीं पहुंचता है। शुक्र से ज़्यादा ऐसा कोई ग्रह जो पृथ्वी के करीब नहीं पहुंचता है। अपने निकटतम स्तर पर यह चंद्रमा के अलावा पृथ्वी का सबसे बड़ा पिंड है। मतलब चंद्रमा के बाद अगर किसी दूसरा पिंड का नाम लिया जाए जो जो कि पृथ्वी से सबसे नज़दीक है, तो वो है शुक्र। शुक्र का वायुमंडल दाब पृथ्वी से 90 गुना अधिक है। अगर वायुमंडल दाब अधिक है तो बताइए पृथ्वी और शुक्र के जीवन पर क्या रोल होता है। इस तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं कि चूँकि वायुमंडल दाब अगर अधिक है तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा तो बात नहीं हो रही है, वायुमंडल दाब चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण बहुत ज़्यादा है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन वायुमंडल दाब के रूप में काम करता है। ओके, अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं क्षुद्र ग्रह की। क्षुद्र ग्रह, जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह हैं, उपग्रह हैं, लेकिन इसके अलावा और भी तो पदार्थ हैं, छोटे छोटे चट्टानी पदार्थ जो ग्रह से बहुत छोटे होते हैं, उन्हें हम क्षुद्र ग्रह कह सकते हैं, जो ग्रहों के जैसा ही चक्कर लगा रहे हैं सूर्य का, लेकिन आकार में ग्रह की तुलना में बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, हमारे सौरमंडल में बहुत सारे छोटे से क्षुद्र ग्रह हैं। उनमें से ज़्यादातर क्षुद्र ग्रह जो है वो एक एस्टेरॉयड बेल्ट बोलता है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट। इस क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहाँ कहाँ है ये पूछा जा सकता है। तो ये मुख्य रूप से क्षुद्र ग्रह जो बेल्ट है वो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के कक्षाओं के बीच मतलब एक तरह से रिंग बना हुआ है, इसी को क्षुद्र ग्रह बेल्ट भी कहते हैं। जबकि धूमकेतु जो है वो जमी हुई गैसों, चट्टान और धूल के ब्रह्मांडीय एक तरह से छोटे छोटे बोल हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। धूमकेतु की कक्षा सूरज के बहुत करीब पहुंच जाती है, वो बहुत सूरज के बहुत नज़दीक हो जाते हैं, जिससे जल उठते हैं, वो गर्म हो जाते हैं और अधिकांश ग्रहों की तुलना में बहुत चमकदार रूप में धूल और गैसों को उगलते रहते हैं। ये धूल और गैसें एक पुच्छर तारा का निर्माण करती है जो सूर्य से लाखों मील दूर तक फैल जाती है और कभी कभी पृथ्वी में ऐसा लगता है कि वो गिर रहा है। लेकिन पृथ्वी का वायुमंडल का अपना अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, अपना वातावरण है, वहाँ पर आने से पहले ये मतलब लगातार घर्षण के कारण इतना ऊर्जा पैदा कर देता है कि वो वातावरण में ही जल के राख हो जाते हैं। बर्ड फ्लू दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी बर्ड फ्लू इसलिए हो हल्ला हो रहा है क्योंकि ये इसने मनुष्य को भी प्रभावित किया है। तो देखते हैं आखिर है क्या ये। देखिए, सबसे पहली बात एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसे हम लोग एवियन बर्ड फ्लू या सिंपल बर्ड फ्लू भी कहते हैं। पक्षियों के जो अनुकूल वायरस के कारण होने वाला एक इन्फ्लुएंजा है।
ख़ास करके ये पक्षियों को प्रभावित करता है, पशुओं को प्रभावित करता है, लेकिन मनुष्यों को हो ये थोड़ा-सा चिंता वाला बात है। अधिकांश एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस मनुष्यों को संक्रमित तो करता ही नहीं है, मनुष्य को संक्रमित नहीं करता है, लेकिन H5N1 और AH7N9 अभी चर्चा में है। H5N1 और H7N9 लोगों में गंभीर रूप से संक्रमण का कारण बनता जा रहा है। लेकिन सबसे दुखद स्थिति यह है कि H5N1 का कोई अभी टीका नहीं है। अधिकांश जो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस वो मनुष्यों को संक्रमित नहीं करते जैसे बताया गया, लेकिन ध्यान रहिए H5N1 और H7N9 प्रजातियों की बाधा को पार करते हुए मनुष्य और स्तनधारी में भी बीमारी का कारण बन रहे हैं। तो H5N1 वायरस जो है ये एक सब सेट है, एक उप प्रकार है जो अत्यधिक रोगजनक वायरस जिसको 1997 में हांगकांग में, चीन में पोल्ट्री महामारी के रूप में देखा गया था और पहली बार मनुष्यों को संक्रमित कर दिया है अभी हाल में, इसलिए इस पर विचार किया जा रहा था। अब बात करते हैं अभी सूर्य ग्रहण, चूँकि आपको पता होगा पहला सूर्य ग्रहण, उसमें अब उससे पहले जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है दैट वुड बी इम्पोर्टेंट कि सूर्य ग्रहण होता क्या है। सिंपल सा बात है, जब पृथ्वी और सूरज के बीच में चंद्रमा फंस जाए, आई मीन किसी तरह से आ जाए, एक ऐसी स्थिति तो होगी जब पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तीनों चक्कर लगा रहे हैं, सूरज के रिस्पेक्ट में पृथ्वी चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी के रिस्पेक्ट में चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, तो एक ऐसी स्थिति बन जाती होगी जब पृथ्वी और सूरज के बीच में चंद्रमा फंस जाता होगा। तो ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं कि सूरज का जो प्रकाश है वो चंद्रमा द्वारा ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसके कारण वो पृथ्वी से दिखता नहीं है, और ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं कि ये सूर्य ग्रहण हो रहा है। तो कुछ हिस्सों में अंधेरा दिखता है और सूर्य ग्रहण हमेशा सुबह होता है, दिन के समय होता है, रात में कभी नहीं होता है। चंद्रमा की छाया जो होती है वो पृथ्वी पर पड़ने लगती है। अब वो किस प्रकार की पड़ेगी वो डिपेंड करता है कि चंद्रमा पृथ्वी से कितना दूर है, कितना नज़दीक है, ठीक है। तो होता क्या है कि चंद्रमा की छाया दो भाग होता है, एक छोटा सा मध्य में छोटा सा सर्किल बनेगा जिसको हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसको अगर मध्य में एक क्षेत्र छाया क्षेत्र बन रहा है तो इसको उम्रा बोलते हैं, ठीक है, उम्रा। अगर अगर ये छाया क्षेत्र बाहर बन रहा है, बाहरी क्षेत्र में बन रहा है तो इसको पेनम्बरा बोलते हैं। छाया का कौन सा भाग पृथ्वी के ऊपर से गुजरेगा ये इसके आधार पर तीन प्रकार में इसको बांट सकते हैं। सबसे पहला तो कंप्लीट यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण। इसमें क्या होगा, सूर्य का पूरा मध्य भाग जो होगा, वो बीच वाला भाग जो होगा वो चंद्रमा के द्वारा ढक लिया जाएगा। अब चंद्रमा अगर सूरज के पूरे बीच वाले भाग को घेर लेता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा क्या होता है, हो सकता है कि आंशिक सूर्य ग्रहण लगे। इसमें सूरज का कोई थोड़ा सा सतह जो होगा वो मतलब चंद्रमा के द्वारा ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो कहीं आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाया जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है वलयाकार यानी रिंग सूर्य ग्रहण। इस प्रकार मतलब सूरज को इस प्रकार ढका जाता है ना कि सूरज की डिस्क से केवल एक छोटा सा वलय, प्रकाश का छोटा सा वलय जो होता है वो गोलाकार छल्ला जैसा दिखाई देता है। इसको हम लोग रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो ये रिंग ऑफ फायर वो नहीं है जिसके चारों तरफ प्रशांत महासागर चारों तरफ फैला, वो नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट एक रिंग ऑफ फायर जैसा, मतलब समझ लीजिए रिंग के जैसा बन जाता है। तो ये भी एक प्रकार का सूर्य ग्रहण है। अब वलयाकार सूर्य ग्रहण यानी रिंग का आकार का जो सूर्य ग्रहण तब होगा जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होगा। तो ये पूछा जा सकता है या उल्टा देगा इसको कि रिंग या वलयाकार सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी से सबसे नज़दीक होता है। जी नहीं, सबसे जब दूर होगा तब वो रिंग बनेगा, रिंग जैसा गोल मियाँ, और इसके चारों तरफ एक धब्बा। तो वो हो गया जब वो पृथ्वी जो होगी वो, आई मीन चंद्रमा जो हो वो पृथ्वी से सबसे दूर हो तब। इस कारण यह छोटा लगेगा और सूर्य के पूरे दृश्य को अवरुद्ध करने या ढकने में असमर्थ हो जाएगा, जिसके कारण यह अंगूठी जैसा दिखता है, ठीक है, अंगूठी जैसा। ओके ओके, दैट्स सफिशिएंट अबाउट इट। अब बात करते हैं हम लाल ग्रह की, क्योंकि अभी अभी हाल में परसिवरेंस रोवर जो है वो, अब इस पर परसिवरेंस रोवर तो जानते हैं आप नासा का एक, मतलब एक तरह से लाल ग्रह यानी मंगल ग्रह के चट्टान, उसके धूल, उसके आकाश, उसके वातावरण का विश्लेषण करेगा। तो क्या क्या नमूने हैं, क्या क्या गुप्त रहस्य हैं, ये सब जानकारी मिलेगा विद द हेल्प ऑफ परसिवरेंस रोवर जो लाल ग्रह से जुड़ा हुआ है। मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ परसिवरेंस रोवर, ये भी हो सकता है हल्का क्वेश्चन। तो मंगल ग्रह के बारे में जानिए।
देखिए मंगल ग्रह, ये आकार और दूरी, चूँकि आपको पता होगा ये सूर्य से दूरी के क्रम में, सूर्य से जो दूरी के क्रम में चौथा और सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। अगर सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह अगर पूछा जाए तो वो है मंगल कि शुक्र। दिस इज मंगल, लाल ग्रह। मंगल ग्रह जो होता है वो पृथ्वी के आकार का लगभग आधा है। पृथ्वी से लगभग, पृथ्वी का आकार 100 मीटर है मान लीजिए, मानते हैं, तो मंगल का 50 मीटर है, ठीक है, उसका व्यास की बात हो रही है। पृथ्वी से बहुत कुछ मिलता जुलता है, जैसे कि आपको पता होगा मंगल ग्रह का जो परिक्रमण काल होता है वो 24 घंटे, 24 पॉइंट समथिंग घंटा, तो 24.5 घंटा, जो पृथ्वी के लगभग लगभग एक दिन के 23.9 घंटे के लगभग समान है। तो पृथ्वी का और मंगल ग्रह का परिक्रमण, मंगल ग्रह का घूर्णन अक्ष सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा के तल से लगभग लगभग 25 डिग्री झुका हुआ है। और पृथ्वी तो पता हुआ है, पृथ्वी अपने अच्छी झुकाव में 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी की भांति मंगल ग्रह पर भी अलग अलग मौसम पाए जाते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता पृथ्वी की तरह, ठीक है, अस्थायी रूप से बहुत ज़्यादा समय तक रहता है, क्योंकि मंगल ग्रह की अवस्थिति बहुत दूर है ना, तो इससे सूर्य की परिक्रमा करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। मंगल ग्रह के दिन को सोल कहा जाता है, इसको सौर दिवस भी कहते हैं। इसकी सतह की बात करें तो इसकी सतह जो है भूरी, सुनहरी, पीले रंग, इसकी चट्टानों में लोहा का ऑक्सीजन या जंग लगने, ठीक है, लोहे का ऑक्सीकरण हुआ है, जंग लग गया है, धूल के कारण लाल लाल दिखाई देता है, इसलिए तो हम उसको लाल ग्रह बोलते हैं। मंगल ग्रह पर एक सबसे बड़ा विश्व, मतलब पूरा सौरमंडल का सबसे बड़ा, अगर कहा जाए सौरमंडल का सबसे बड़ा अगर ज्वालामुखी है तो उसका नाम है पर ओलंपस मॉन्स। पर ओलंपस मॉन्स मंगल ग्रह नहीं बल्कि पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। और समझ लीजिए माउंट एवरेस्ट से 3 में ऊंचा है। मंगल ग्रह का वातावरण बहुत ही पतला है, बहुत ही पतला पतला, और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन जैसे गैसों का भरा हुआ मिक्सचर है ये। मैग्नेटोस्फीयर मतलब मैग्नेटिक गुण की बात करें तो मंगल ग्रह में कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध पे मंगल ग्रह की भूप्रपट्टी में बहुत अधिक चुंबकीय पदार्थ होने के कारण चुंबकीय लक्षण दिखते हैं। उपग्रह पता होगा, इसके 2 उपग्रह हैं, एक फेबोस, दूसरा डिमोस। तो फेमोस और डिमोस इसके 2 छोटे छोटे उपग्रह हैं। ओके, अब अभी कुछ बात कर लेते हैं कुछ मिशन की। तो याद रखिएगा एक्सोमर्स, ये भी मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है, एक्सोमर्स मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने इसको 2022 में मंगल ग्रह पर भेजने की योजना बनाई है। तो कौन कौन एजेंसी है याद रखिएगा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने एक्सोमार्क लॉन्च करने का सोचा है, एक्सोमार्क। ओके, लेकिन अभी तो निलंबित हो गया है। उसी तरह अगर बात करें तियानवेन-1 का, तो चीन का मंगल मिशन है तियानवेन-1, चीन का मंगल मिशन है, चीन का पहला मंगल मिशन जो सतह, मंगल की सतह पर पानी की तलाश करेगा ताकि जीवन की खोज हो सके। पृथ्वी पर तो जीवन अभी संकट में है क्या। उसी तरह यूएई का होप मिशन बहुत चर्चा में था, यूएई का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन 2021 में, ठीक है। उसी तरह भारत का तो आपको पता होगा 2013 में लॉन्च किया गया था मून मंगलयान। भारत ऐसा पहला, दुनिया का पहला देश है जिसने पहली ही बार में ऐसी सफलता प्राप्त की थी। 2013 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ओके, सतीश धवन आंध्र प्रदेश का सतीश, जो आंध्र प्रदेश का सतीश धवन है अंतरिक्ष केंद्र, वहाँ से लॉन्च किया गया था। और बात कर लें सबसे पहला जो है वो 1971 में सोवियत रूस के द्वारा या सोवियत संघ के द्वारा भेजा गया था, लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ तारों के बारे में। स्ट्रगलर तारा, स्ट्रगलर तारा संघर्षी तारा नहीं है, ब्लू स्ट्रगलर। ये ब्लू स्ट्रगलर क्या है देखिए, ब्लू स्ट्रगलर्स खुले या गोलाकार समूहों में सितारों का एक ऐसा वर्ग जो अन्य तारों की तुलना में बहुत बड़ा और नीले रंग के होने के कारण अलग दिखाई देता है। एक तो बहुत बड़ा है, दूसरा नीले रंग का है, तो आप सोच रहे हैं नीले रंग का होगा तो इसका प्रकाश या इसका ऊर्जा कम होना चाहिए, तो कम चमकीला होना चाहिए। लेकिन कुछ तारे ऐसे हैं जब उनके आकार में विस्तार
विस्तार और शीतलन की उम्मीद की जाती है, तो ये इसके ठीक विपरीत है। मतलब देखिए, नीले रंग का होने के बावजूद, इतना बड़ा होने के जब चूँकि तारों का जब विस्तार होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड ब्लू शिफ्ट, और ये ब्लू शिफ्ट के कारण इनका शीतलन होना चाहिए, लेकिन ये जस्ट अपोजिट है। इसके नीले रंग की वजह से मतलब सोच रहे हैं कि चमकीला और गरम होते हैं। इस प्रकार चमकीला और गरम इसका खूबी है। ये रंग के परिमाण आरेख में अपने आस-पास के ठंडे ठंडे लाल तारों की बाहर दिखाई देते हैं। चूँकि ये विकास के क्रम में अपने समूह के जो अन्य तारे हैं, पिछड़ते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें गर्म नीले रंग के, विशेष रूप से नीले रंग के स्टेबल तारा कहा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को 2-3 बार ध्यान से सुनिए। साइंस के कम से कम 10 नए टॉपिक्स का ज़िक्र किया गया है, और आने वाले जो आईएएस के जो प्रारंभिक परीक्षा है, उसमें ये कुछ प्रश्न बन सकते हैं। तो रेडी रहिए इस तरह के वीडियो के लिए। लगातार सेवा आपके लिए जारी रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। थैंक यू।